नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज के तहत आज जो है हमारा क्लास नंबर 20 है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने पीछे का क्लास नहीं देखा है तो जा करके देख लें। और ये सीरीज कैसी लग रही है, इस मतलब मजा तो आ रहा है ना आप लोगों को, फ्रूटफुल लग रही है? तो यदि अच्छी लग रही है तो जरूर कमेंट करिएगा। देखिए, पॉलिटी की चीजें कंप्लीट हो गई हैं, ज्योग्राफी चल रही है, इतिहास जो है चल ही रहा है। साथ में अगर पीछे आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स के कई वीडियो हो चुके हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला हो गई, यूपी स्पेशल हो गया है। तो आपके तैयारी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पार्ट पीछे भी हुए हैं, हो ही रहे हैं। और विश्वास मानिए कि हमारा ये टारगेट है कि 30 सितंबर तक जो है आपकी तैयारी में जो भूमिका है समृद्धि टीम की, वो बहुत ही मतलब मजबूती से निकल करके आए। और हम बहुत महत्वपूर्ण वीडियो इधर लाते रहेंगे, चाहे करंट अफेयर्स के हो, चाहे महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला हो। ये सब तो सारी चीजें चली रही हैं। जैसे ही हमारा इतिहास खत्म होगा उसके बाद हम करंट अफेयर्स की चीजें लेकर के आएंगे। तो इस समय तो जरूर आप चैनल पे बने रहिए। मंडे टू फ्राइडे जो है ये आओ पीटी पास करो सीरीज चल रहा है और सैटरडे जो है वो मेंस आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है। टाइमिंग क्या है? सुबह 9 बजे और शाम को जो है 5 बजे। तो सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे जो है आपको चैनल पे बने रहना अनिवार्य है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य में देखेंगे तो इसमें हम राजनैतिक इतिहास को देखते हैं। तो संगम जो एक व्यक्ति रहते हैं, तो संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर एवं बुक्का ने इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में वारंगल के काकतियों के सामंत में, जो वारंगल के काकतियों के सामंत थे और बाद में कंपली राज के मंत्री बने। तो संगम के 5 पुत्र होते हैं, उसमें हरिहर बुक्का महत्वपूर्ण होते हैं उनके पुत्र। और इन्होंने 1336 ईस्वी में जो है संगम वंश की स्थापना की। किसके नाम पर? अपने पिता के नाम पर। और अगर इनका प्रारंभिक जीवन देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये पैदाइशी राजा थे, मतलब बहुत निम्न कुल से आगे बढ़े थे। और स्टार्टिंग में क्या है कि वारंगल में जो काकतीय वंश था इनके ये सामंत थे। और बाद में इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इन्हें काम्पिल्य का जो है वो मिनिस्टर बनाया गया। ब्रजेश, ये कर्टन सही करो जरा थोड़ा। ब्रजेश, ये कर्टन आप सही करें इसको, ये। और जब काम्पिल्य में जब ये मंत्री बने तो उसी समय इत्तेफाक से होता क्या है कि वहां जो है आक्रमण हो जाता है किसका? दिल्ली सल्तनत का। और वही यहाँ लिखा गया कि जब एक मुसलमान विद्रोही को शरण देने पर एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिल्य को विजित किया। ये मुसलमान विद्रोही कौन थे? बहाउद्दीन गुरसप्स थे। ये क्या करते हैं कि इनकी एमबीटी से कुछ खटकती है, ऐसे में ये चले जाते हैं वारंगल और वहां की जो काम्पिल्य शासक रहते हैं उनके राज्य में शरण पाते हैं। और इसी गुस्से की वजह से एमबीटी ने जो एक अभियान किया काम्पिल्य के ऊपर। और यहाँ जो है हरिहर बुक्का, जो इसके 2 मंत्री थे, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थे और इन्होंने बहुत कड़ा प्रतिरोध किया मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाओं का। लेकिन अंततः उन लोगों की हार होती है और कैद करके इन्हें दिल्ली लाया जाता है। और और जो एमबीटी के समय में काफी समय तक ये लोग कैद भी रहते हैं। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि विद्रोही के शरण देने पर काम्पिल्य को विजित किया तथा इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया गया। किसको? हरिहर और बुक्का को। और इन्होंने इस्लाम धर्म को भी स्वीकार कर लिया। और उस समय तो ये चीजें थी ही कि जो विजेता वर्ग थे उनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी होता था कि दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में चीजों को ले जाना। मतलब वही है कि जो मुहंडन नहीं है उन्हें मुहंडन बनाने की जो एक रणनीति थी धार्मिक स्तर पर, वो भी थी। तो इसी के तहत इन्हें जो है दबाव स्वरूप ही मुसलमान बनाया गया और कालांतर में इन्हें दक्षिण में विद्रोह शांत करने के लिए भेजा गया। लेकिन होता क्या है कि दक्षिण में पुनः विद्रोह हो जाता है और वैसे में इनकी योग्यता से एमबीटी प्रभावित भी रहता है। तो वो कहता है कि ठीक है, आप जाइए और वहां विद्रोह करिए। और जब ये विद्रोह दबाने जाते हैं तो फिर विद्रोह न दबा करके बल्कि वहां अपनी जाकर के स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं। और इनके गुरु कौन थे? विद्यारण्य के प्रभाव से इनका शुद्धि भी हुआ। मतलब ये एक
विद्यारण्य थे, इनके गुरु थे, और इन्होंने ही जो है इन्हें पुनः इस्लाम धर्म से जो है वो हिंदू धर्म में दीक्षित किया था। तो ये इनका थोड़ा सा पृष्ठभूमि है। इन्होंने तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर स्थित अनेगोंडी के पास विजयनगर शहर की स्थापना की। उनके इस साहसिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का को उनके गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सायण से जो है वो प्रेरणा मिली थी। तो मतलब इन्होंने जो ये महत्वपूर्ण काम किया था, तो इसमें इनके जो गुरु थे विद्यारण्य और जो वेदों के महत्वपूर्ण जो एक तरीके से टीकाकार थे, भाष्यकार थे सायण, तो उनकी बड़ी भूमिका थी इन्हें जो है हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित करने की और एक नया स्वतंत्र जो है राजवंश की स्थापना करने की। तो ये पृष्ठभूमि है। 1336 ईस्वी में स्थापित इस साम्राज्य के प्रथम वंश का नाम पिता के नाम पर संगम वंश पड़ा और इस साम्राज्य के 4 राजवंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। तो इन्होंने जो संगम राजवंश की स्थापना की, तो वहां जो है लगातार 300 वर्षों तक 4 जो वंश है वो शासन करते हैं। जैसे अभी तो संगम वंश होगा, उसके बाद संगम के बाद सालुब वंश आता है, सालुब वंश के बाद आप देखेंगे तुलुब वंश आता है, और तुलुब वंश के बाद एक वंश आता है आराविडु वंश। तो ये 4 वंश मिलाकर करीब 300 वर्षों तक शासन करते हैं। हम्पी मतलब इसका एक नाम हस्तिनावती है, विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है और विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। तो अभी जो हमारा जो हम लोग हम्पी जिसको कहते हैं, तो वो विजयनगर का जो है वो वर्तमान नाम है। अब आते हैं संगम वंश। तो थोड़ा सा आपने विजय नगर की जो स्थापना थी उसके पीछे का कारण आपने जाना कि कैसे मतलब हरिहर बुक्का किस तरीके से एमबीटी के द्वारा कैद किए जाते हैं, फिर दक्कन के विद्रोह को दबाने इनको भेजा जाता है सल्तनत की ओर से, और कैसे वहां विद्यारण्य और सायण के प्रभाव में आकर के पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित होते हैं और एक नए और महत्वपूर्ण राजवंश की स्थापना करते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला वंश है संगम, तो हरिहर प्रथम जो 1336 से 56 तक शासक था, यह विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था। उसने अपनी पहली राजधानी अनेगोंडी को बनाई। तो विजयनगर की जो पहली राजधानी कौन थी, तो अनेगोंडी थी, जो तुंगभद्रा के तट पर स्थित थी। तदोपरांत विजयनगर को दूसरी राजधानी बनाई गई। तो मतलब अनेगोंडी के बाद जो है विजयनगर को दूसरी राजधानी बनाई गई, किसका, संगम वंश का। 1346 ईस्वी में उसने होयसल राज्य को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। तो ये भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि होयसल राज्य को जीतने का काम किसके द्वारा किया गया था, तो वो हरिहर प्रथम के द्वारा किया गया था। 1352-53 में हरिहर ने मदुरा की सल्तनत पर विजय प्राप्त की और उस पर अधिकार कर लिया। अब इसके बाद हरिहर के बाद जो शासक होते हैं वो बुक्का प्रथम होते हैं, और इनका समय कितना रहता, तो 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी। हरिहर का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम हुआ। यह 1346 ईस्वी से ही संयुक्त शासक के रूप में शासन कर रहा था। तो आप लोगों ने पीछे ही देखा होगा कि हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने, तो विजयनगर की स्थापना में बुक्का की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और वो 1346 ईस्वी से, चूंकि हरिहर जो है वो थोड़ा अवस्था की वजह से, या उनको ये लगता था कि अपने समय में ही मतलब बुक्का को जो है राज्य काज में थोड़ा प्रवीण किया जाए, और जैसे चोल शासकों के समय युवराज को बहुत पहले ही घोषित कर दिया जाता था कि यही उत्तराधिकारी बनेंगे, और उन्हें तमाम राजकीय कार्य भी दिए जाते थे ताकि उनको एक अनुभव मिल सके। तो यही प्रयास बुक्का के द्वारा मतलब हरिहर के द्वारा भी किया गया था कि अपने भाई को 1346 ईस्वी से ही वो संयुक्त शासन कर रहा था, मतलब अपने भाई के साथ कर रहा था, और जब 56 में डेथ होती है तो 56 से तो ये स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करने लगता है। 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूछा गया है कि किसके द्वारा, किस विजयनगर के शासक द्वारा सर्वप्रथम, देखिए इसके बाद भी चीन में दूत भेजा जाता है, लेकिन सर्वप्रथम भेजने का काम किसके द्वारा किया गया था, तो ये बुक्का प्रथम के द्वारा किया गया था। अभिलेखों में उसे पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का जो है वो स्वामी कहा गया है। उसने बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के साथ भी युद्ध किया और उसके साथ समझौता किया, जिसके कारण कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के द्वार पर जो है विजयनगर का अधिकार हो गया। तो आप देखते होंगे कि जो विजयनगर और बहमनी
उस समय बहुत महत्वपूर्ण ताकतवर शक्तियां थी। इन दोनों के बीच एक रायचूर दोआब था जो तुंगभद्रा नदी के बीच में था। इसको लेकर के इन दोनों में लंबी अदावत रही और इसको लेकर कई संघर्ष भी किए, और जिस समय जिसका पलड़ा भारी रहा रायचूर दोआब उसके पास जाता आता रहा। तो यही चीजें, जैसे जब मैंने पीछे त्रिकोणात्मक जब संघर्ष मैंने बताया था, तो उसमें भी कन्नौज क्या था कि कन्नौज एक ऐसा हर्ष का जो कैपिटल था, वो ऐसी संपत्ति बन गया था कि कभी वो पालों के पास भी गया, कभी प्रतिहारों के पास भी गया, कभी राष्ट्रकूटों के पास भी गया। लेकिन और वो संघर्ष भी करीब करीब 190-200 साल तक उन लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया था, और अंतिम रूप से तो मैंने बताया ही था कि उस पर जो है सफलता पाने में गुर्जर प्रतिहार जो है वो सफल होते हैं। तो इसी तरीके से जो तुंगभद्रा जो रायचूर दोआब है, इसकी भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। बुक्का प्रथम के समय कृष्णा नदी को बहमनी और विजयनगर राज्य की सीमा मान लिया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि बहमनी और विजयनगर की राज्य की सीमा किसको माना गया था, तो कृष्णा नदी को माना गया था। और बुक्का प्रथम ने वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सायणाचार्य को जो है वो प्रश्रय दिया था। अब बुक्का के बाद एक अगले महत्वपूर्ण शासक होते हैं हरिहर द्वितीय। इनका समय कितना होता, 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। रायचूर दोआब को लेकर उसका बहमनी राज से झगड़ा होता रहा, और इसमें जो है फिरोज शाह बहमनी ने उसे पराजित कर दिया था। तो यहाँ स्थिति बदल जाती है। हरिहर द्वितीय क्या होते हैं कि जो इनके समय में जो बहमनी का शासक रहता है, फिरोज शाह द्वितीय महत्वपूर्ण शासक होता है, और वो जो है इनको हराता है, अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य करता है। और इनके समय में जो है रायचूर जो दोआब था वो पुनः कहाँ चला जाता है, बहमनियों के पास चला जाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे। हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष का उपासक था, किंतु वह अन्य धर्मों के प्रति भी जो है वो उदार था। वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्य उसका मुख्यमंत्री था। तो ये जो सायणाचार्य हैं, तो ये किसके मुख्यमंत्री थे, हरिहर द्वितीय के, जबकि लेखक इरुगापा जो हैं उसके सेनापति थे। ये दो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं कि सायणाचार्य मुख्यमंत्री के पद पे थे, और जो इरुगापा लेखक है वो क्या थे, तो वो सेनापति थे। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीन लेना है। तो यहाँ देखिए, ठीक है रायचूर दोआब जो है फिरोज शाह बहमन जीतने में सफल रहा, लेकिन इन्होंने जो है पुनः एक अभियान किया हरिहर द्वितीय ने, और इस अभियान में बहमनी का एक जो महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक केंद्र था बेलगांव और गोवा, तो गोवा की प्राप्ति सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, विजयनगर के शासक के, तो वो की गई थी हरिहर द्वितीय के द्वारा। और आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो हमारा आरओ का मुख्य परीक्षा का बैच चल रहा है, और दूसरा बैच हमारा है यूपीपीसीएस मेंस को लेकर के। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इनको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि ये दोनों ही बैच आपके मुख्य परीक्षा को लेकर के बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है। यहाँ क्या है कि डेली आपको टास्क दिया जाता है, आप इस तरीके से करके दिखाते हैं, आपके उत्तर का मूल्यांकन होता है, जो भी कमी रहती है वो बताई जाती है। अगर आपका आधा एक नंबर भी कट रहा है तो क्यों कट रहा है, और कैसे आप इसे और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, तो सारी चीजें देखिए कमेंट भर भर के किया गया है। और जब आप लोग की कॉपी चेक हो जाती है तो फिर इसी तरीके से मॉडल आंसर दिया जाता है। तो मतलब डेली आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, आप लिख करके भेजेंगे, उसका मूल्यांकन भी होगा, और साथ ही साथ मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। और इन सब बैचों के माध्यम से उद्देश्य यही रहता है कि आपके टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, या जो अतीत में आए हुए क्वेश्चन है जिनकी पुनः आने की संभावना है, उनका यहाँ बढ़िया से आपका जो है प्रैक्टिस करा दिया जाता है। और जो हमारा मुख्य परीक्षा का जो बैच चल रहा है मेंटरशिप बैच, तो हमारा उद्देश्य है कि पेपर 1 से लेकर के जो 6 तक इसमें पेपर होते हैं, इसमें कुल पेपर मिला करके 750 प्लस प्रश्न जो है वो हम करा करके आपको मुख्य परीक्षा में भेजें। तो सोचिए अगर इतना आप मुख्य परीक्षा के पहले करके जाएंगे तो कितनी बेहतरीन स्थिति में रहने वाले हैं। अब अगले जो शासक होते हैं वो देवराय प्रथम होते हैं। तो 1406 से 1422 ईस्वी तक इनका शासन होता है, और अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद उसे फिरोज शाह बहमनी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था, और बहमनी शासक के हाथों जो है देवराय प्रथम की भी पराजय हुई थी। मतलब इस समय आप देखेंगे तो चाहे हरिहर द्वितीय हो या देवराय प्रथम हो, तो इनके समय में जो बहमनी का शासक था फिरोज शाह बहमन, वो काफी शक्तिशाली था।
और देवराय प्रथम ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की। 1410 ईस्वी में उसने तुंगभद्रा पर बांध बनवाकर अपनी राजधानी विजयनगर तक नहरें निकलवाई। इससे राजधानी में जो जल का अभाव था वो समाप्त हो गया। तो मतलब इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये भी थी कि तुंगभद्रा पे बांध बनवा करके नहरों के द्वारा जो कैपिटल थी विजयनगर, तो वहां जो पानी की समस्या थी उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में इतावली यात्री निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इतावली मतलब पहले बात तो इटली के यात्री थे, कौन? निकोलो कोंटी थे। कब आए थे? 1420 ईस्वी में। कौन शासक थे? देवराय प्रथम थे। इसमें यहां से भी प्रश्न बना है, देवराय प्रथम के समय में निकोली कोंटी जो है वो किस देश का यात्री था? तो इटली का था, ये भी पूछा गया है। और समय कब था? तो 1420 ईस्वी। तो बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है, इसको आप एकदम 3 स्टार में कर लीजिए। यात्रा की थी उसने, विजयनगर में मनाए जाने वाले दीपावली, नवरात्र आदि जैसे उत्सवों का वर्णन किया है। निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित बहुविवाह तथा सती प्रथा का उल्लेख किया है। तो देखिए निकोलो कोंटी किसके समय में आया था, कब आया था और कहाँ का यात्री था, यहां से प्रश्न पूछा गया है। अब प्रश्न पूछा जाएगा तो यही कि उसने जो है क्या क्या वर्णन किया है। तो पहली बात तो जो होली और दशहरा का जो त्योहार मनाया जाता है, सॉरी दीपावली और नवरात्र का, उसके बारे में बताता है। साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य में जो है बहुविवाह और सती प्रथा का प्रचलन था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी जो है वो निकोलो कोंटी से ही मिलती है। अब इसी के बाद अगले जो शासक होते हैं वो देवराय द्वितीय होते हैं। इनका कालखंड होता है 1422 से 1446 ईस्वी। यह इस वंश का महानतम शासक होता है और उनकी प्रजा ने, किसकी प्रजा ने, मतलब देवराय द्वितीय की प्रजा ने उसे इमाडी देवराय और साथ ही प्रौढ़ मतलब प्रौढ़ देवराय या महान देवराय की उपाधि से विभूषित किया था। तो इमाडी देवराय या प्रौढ़ देवराय किसकी उपाधि है? ये देवराय द्वितीय की उपाधि है। सामान्य जन उसे हिंदू पौराणिक आख्यानों के दैवीय शासक इंद्र का अवतार मानते थे। उसके अभिलेखों में उसे गज बेटकर उपाधि अर्थात हाथियों के शिकारी का उल्लेख मिलता है। तो गज बेटकर का मतलब तात्पर्य हाथियों का शिकार करने वाला। तो ये उपाधि किसकी है? तो देवराय द्वितीय की है। आप इसका ध्यान रखेंगे। और अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने तथा बहमनियों की बराबरी करने के लिए उसने सेना में मुसलमानों की भी जो है वो भर्ती की थी और उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें दी थी। तो देवराय द्वितीय ने जो है मुसलमानों को भी अपनी सेना में भर्ती की थी। फिर देवराय द्वितीय के समय में फारसी राजदूत जो है अब्दुल रज्जाक विजयनगर की यात्रा पर आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि अब्दुल रज्जाक जो फारस का यात्री था, मतलब ईरान का रहने वाला था, वो किसके दरबार में भारत आया था? तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। और अब्दुल रज्जाक ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख के दूत में आया था। तो देखिए यहां अभी प्रश्न नहीं पूछा गया है कि मतलब अब्दुल रज्जाक ये तो देवराय द्वितीय के समय में आया था, ये तो कई बार पूछा गया। लेकिन अब अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किस ईरान के शासक का दूत बन के आया था? तो ये कौन से शासक थे? तो मिर्जा शाहरुख थे। और 4 ऑप्शन दे देगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। और यह विजयनगर को संसार के सबसे शानदार नगरों में से एक माना है। तो देवराय द्वितीय के समय में आता है अब्दुल रज्जाक, किसका दूत रहता है? मिर्जा शाहरुख का। और ये कहता है कि जो विजयनगर है ये संसार के प्रसिद्ध नगरों में से एक है। देवराय द्वितीय साहित्य का महान संरक्षक था और स्वयं संस्कृत का एक निष्णात विद्वान था। उसने 2 संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुधानिधि एवं बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना की। तो ये खुद विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था। और इसने जो है संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि और बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर इसने जो है टीका लिखी थी। विरूपाक्ष द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। तो संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विरूपाक्ष द्वितीय था। तो अब यहां तक जो है संगम वंश के जो भी महत्वपूर्ण शासक थे उनके बारे में हम बता दिए। अब संगम वंश के बाद जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी अपने पिता के नाम पर, तो अब उनका जो अंतिम शासक होता है विरूपाक्ष द्वितीय होता है।
उसको हरा करके हत्या कर करके आता है कौन, सालुब वंश। तो सालुब वंश का टाइम पीरियड क्या है, तो 1485 से 1505, मतलब 20 वर्ष तक जो है वो विजयनगर में सालुब वंश का शासन रहता है। और विजयनगर में व्याप्त अराजकता की स्थिति को देखकर साम्राज्य के एक शक्तिशाली सामंत शासक नरसिंह सालू ने 1485 ईस्वी में राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार संगम वंश प्रथम बला पहाड़ के द्वारा उखाड़ फेंका गया। तो नरसिंह सालुब जो है, जो विजयनगर के तत्कालीन शासक रहते हैं, तो उनको हरा करके, मतलब हरा क्या, उनकी हत्या करके जो है, और इन्हीं का सामंत रहता है। तो एक सामंत के द्वारा हत्या होती है राजा की, और उसके बाद जो है एक नए राजवंश की स्थापना होती है, सालुब वंश की, और इसे ही जो है प्रथम बला अपहरण, मतलब कि हत्या करके राज्य का अपहरण कर लेना, तो ये कहा जाता है। विजयनगर के द्वितीय राजवंश का संस्थापक जो है सालुब नरसिंह था। तो पहला राजवंश संगम वंश था और दूसरा जो है सालुब वंश। तो सालुब नरसिंह इसका मतलब द्वितीय संस्थापक था। और सालुब नरसिंह ने अपने अल्प वयस्क के पुत्र इमाडी, ये ई है, इमाडी नरसिंह के संरक्षक के रूप में नरसा नायक को जो है नियुक्त किया था। तो जो सालुब नरसिंह थे वो शासक होते हैं, और चूंकि वो उनको था कि भाई काफी समय हो गया था और उनको ये लग रहा था कि हम बहुत दीर्घायु तक जीवित नहीं रह पाएंगे, तो ऐसे में जो इनका पुत्र होता है वो अल्पवयस्क होता है अभी, इमाडी नरसिंह। तो इमाडी नरसिंह के संरक्षक के तौर पर ये नरसा नायक इनका एक महत्वपूर्ण और वफादार जो है सेनापति रहता है। तो इनको नियुक्त करते हैं कि भाई हमारे अनुपस्थिति में, हमारे न रहने पर आप हमारे पुत्र को संरक्षण देते हुए जो है आप शासन कार्य को संचालित करिएगा। तो इनको, चूंकि नरसिंह सालू को नरसा नायक पे बहुत ज्यादा भरोसा था, हालांकि ये भरोसा टूट जाता है और अवसर पाकर नरसा नायक ने संपूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लिया और विजयनगर का वास्तविक शासक बन गया। तो जो इमाडी नरसिंह थे, नरसिंह सालू के जो बेटे थे, के वयस्क होने पर उसका अपने संरक्षक जो नरसा नायक से विवाद हो गया। भाई जब तक ये छोटा था तब तक नरसा नायक की चीजों को मतलब झेल रहा था, लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो इसका जो है नरसा नायक से विवाद हो गया और इस पर नरसा नायक ने उसे पेनगुंडा के किले में नजरबंद कर दिया। और यही जो है इसके पुत्र जो है नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने जो है इसकी हत्या कर दी थी और एक नए राजवंश की स्थापना होती है, तो वो होती है तुलुब वंश की। तो वही चीजें यहाँ निकल के आती हैं कि जैसे अकबर के समय में आप देखेंगे तो अकबर भी भाई 13-14 वर्ष की अवस्था में ही शासक बनता है और उस समय बैरम खां एक योग्य सेनापति थे, उसके फादर के समय में चले आ रहे थे। तो ऐसे में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है और वो भी जब तक वयस्क नहीं होता, जब तक चीजें उसके हाथ में नहीं आती हैं, तब तक उनकी चीजों को मानता चला जाता है। बैरम खान को उनको खान बाबा तक कहता है, लेकिन जैसे लगता है कि नहीं अब हम जो है खुद चीजों को अपने हाथ में लेना चाहिए, अब हम चीजों को संभाल सकते हैं, तो वही कहता है उनको, बैरम खान को, कि बाबा अब आप जो है वृद्ध हो चुके हैं, आपके पास और अब हम खुद मुख्तार होना चाहते हैं। मतलब स्वयं को कहता है कि अब हम खुद जो है मुख्तार होना चाहते हैं, अर्थात शासन सत्ता का संचालन करना चाहते हैं। आपके सामने यही विकल्प है कि आप जो है हज की यात्रा पे चले जाएं, मतलब उनको तीर्थ यात्रा भेज देता है। तो चूंकि अकबर शक्तिशाली था, अकबर चीजों को समझ सका और वो उसने जो है साम्राज्य को बचा लिया। और दूसरी चीज, बैरम खां कि कभी ऐसी बगावत नहीं थी कि मतलब वो जो है अकबर को हटा करके स्वयं शासक बन जाए, ऐसी महत्वाकांक्षा उसने कभी नहीं पाली थी। लेकिन यहाँ क्या था कि यहाँ तो भाई नरसा नायक की महत्वाकांक्षा ही थी और जैसे ही इमाडी जो नरसिंह है ये अपनी महत्वाकांक्षा दिखाते हैं, उसके बाद कहता है चलो आप कैद में चलो, इनको कैद करता है और जो नरसा नायक का जो पुत्र होता है वीर नरसिंह, इनको जो है इमाडी नरसिंह की हत्या कर देता है और एक नए वंश की स्थापना होती है, किसकी, तुलुब राजवंश की। तो मतलब यहाँ क्या है कि आप देखेंगे द्वितीय बला फार था कि मतलब फिर जो तत्कालीन शासक थे उनकी हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना होती है। तो संगम में भी हुआ, संगम और उसके बाद सालुब के साथ भी यही हुआ।
और अब तुलु वंश आता है। तो वीर नरसिंह के इस प्रकार राजगद्दी पर अधिकार करने को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बलात्कार की संज्ञा दी गई। वही कि भाई आपने जो है जो तत्कालीन शासक होते हैं उनकी हत्या करके जो है आपने उनका राज्य का अपहरण किया है। तुलु वंश के कुल 6 शासकों ने लगभग 60 वर्ष तक शासन किया था, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। और वीर नरसिंह के इस कुकृत्य के विरुद्ध संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में इसके विरुद्ध व्यापक असंतोष फैल गया। तो जो ये वीर नरसिंह थे, इन्होंने जो है इमाड नरसिंह की हत्या करके भले तुलु वंश की स्थापना कर ली थी, लेकिन जनता ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। तो जनता उस समय बहुत ज्यादा बगावती थी, विद्रोही थी, और इन्हें जो है अपनी पूरी ऊर्जा उसी बगावत, उसी विद्रोह को दबाने में लगानी पड़ी। वीर नरसिंह अपने शासन के 4 वर्षों में आंतरिक विद्रोहों एवं बाह्य आक्रमणों का मुकाबला जो है करता रहा। मतलब शासन सत्ता तो पा गए, लेकिन वही है कि ये इनके लिए कांटों भरा ताज रहा, मतलब इसके सुख का ये उपभोग नहीं कर सके। 1509 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के बाद इनके जो छोटे भाई होते हैं अनुज माने छोटा भाई, कृष्णदेवराय जो है वो तुलु वंशीय शासक होता है। कहाँ? विजयनगर साम्राज्य में। तो कृष्णदेवराय के बारे में तो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, यहाँ से कई बार प्रश्न आए, तो थोड़ा सा आप इसको डिटेल से देखिए कि कृष्णदेवराय का समय क्या है। तो 1509 से 1529, मतलब करीब 20 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। यह विजयनगर साम्राज्य के महानतम एवं भारत के महान शासकों में से एक थे। उसने विजयनगर साम्राज्य को समृद्ध और गौरव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। कृष्णदेवराय ने बीदर और गुलबर्गा पर आक्रमण करके बहमनी सुल्तान महमूद शाह को कासिम बरीद से जो है मुक्त करके बीदर की राजगद्दी पर आसीन किया था। और इसी उपलब्धि की स्मृति में कृष्णदेवराय ने जो है कौन सी उपाधि ली थी? तो यवन राज स्थानापनचार्य की। तो स्थानापनचार्य की उपाधि के पीछे की ये कहानी है, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा, क्योंकि इस उपाधि के बारे में तो कई बार प्रश्न पूछा गया है। कृष्णदेवराय का पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे, जिसका मुख्य कारण था पुर्तगालियों की बीजापुर से शत्रुता और घोड़े की आपूर्ति। तो आप देखेंगे जो पुर्तगाली शासक होते हैं उनका जो है विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के साथ बहुत बेहतरीन संबंध थे। और उस बेहतरीन संबंध के पीछे का कारण यह था कि जो बहमनी राजवंश था, तो बहमनियों के दुश्मन पुर्तगाली भी थे और बहमनियों के दुश्मन जो है वो विजयनगर भी था। तो ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इसीलिए इनकी जो है पुर्तगालियों से बहुत ज्यादा पटती थी। और दूसरा एक पटने का कारण ये भी था कि जो घोड़ों का जो व्यापार होता था, जो अरबी घोड़े आते थे, तो चूंकि पुर्तगाली जो है वो समुद्र में बहुत बेहतरीन स्थिति में थे, तो ऐसे में जो भी विदेश व्यापार होता था तो इसमें इनकी निर्णायक भूमिका होती थी। और घोड़ों के व्यापार में तो इनका एक छत्र उस समय तक जो है अधिकार था। तो इन्होंने विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के साथ जो एक समझौता किया था कि जो भी हम घोड़ा लाएंगे तो वो केवल आपको ही आयातित करेंगे। और उस समय घोड़ा जो है वो सामरिक रणनीतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण जो है वो जीव था, तो उसकी कल्पना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि भाई उसी पे जो घुड़सवार सैनिक होते थे वो विद्युत गति से युद्ध क्षेत्र में जाते थे, आक्रमण करते थे, युद्ध होता था। भाई तोप टैंक तो थे नहीं उस समय, तो ऐसे में ये सब पटने के कारण थे। और इसी वजह से कृष्णदेवराय की महानता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि इन्होंने जो है पुर्तगालियों को जो है फलने फूलने का पर्याप्त अवसर दिया था। और ये जो है यूरोपीय शक्तियों के चरित्र को नहीं समझ पाए थे, क्योंकि महान शासक थे, तो इनसे ऐसी उम्मीद जो है वो हिस्टोरियन नहीं किए थे कि मतलब इतनी दूरदर्शिता दिखाएंगे कि बाद में उन्हीं यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव स्वरूप करीब करीब भारत जो है 200 वर्षों तक गुलाम रहता है। तो ये कहानी भी आप जानते रहिए। पुर्तगालियों ने विजयनगर के साथ संधि की शर्तों के अंतर्गत मात्र विजयनगर को ही आयातित घोड़ों में बेचने का वचन दिया था, जो भी मैंने पीछे बताया। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने फादर लुई को कालीकट के जमोरिन के विरुद्ध युद्ध संबंधी समझौता करने और भटकल में एक कारखाने की स्थापना की अनुमति मांगने के लिए कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा था। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि 1510 में जो पुर्तगाली गवर्नर होते हैं अल्बुकर्क, तो एक पादरी होते हैं फादर लुई, तो ये क्या करते हैं कि इनका जो है
जो जमोरिन होते हैं, जो क्षेत्रीय महत्वपूर्ण शक्ति होती है, तो उनसे पुर्तगालियों का थोड़ा सा विवाद होता है, तो उसके विरुद्ध जो है ये सहायता मांगते हैं कृष्णदेवराय से। तो इसका भी आप उल्लेख करिएगा। कृष्णदेवराय एक महान सेनानायक एवं विजेता ही नहीं अपितु एक महान प्रशासक भी थे। उसने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद, मतलब जो राजनीति पर लिखा गया है, में अपनी राजनैतिक विचारों और प्रशासकीय नीतियों का विवेचन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि अमुक्त माल्यद किसकी रचना है, तो कृष्णदेवराय प्रथम की रचना है। किस भाषा में लिखी गई है, तेलुगु भाषा में लिखी गई है। और इसका विषय वस्तु क्या है, तो विषय वस्तु जो है वो राजनीति है। और इसी में जो है कृष्णदेवराय ने अपने राजनीतिक प्रशासनिक विचारों को जो है वो उद्घाटित किया है। इसने संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम एवं उषा परिणयम की रचना की है। तो संस्कृत भाषा में इनकी दो रचनाएं और हैं, कौन, जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय। तो ये नाम ही से आप जानो, कल्याणम मतलब संस्कृत भाषा का शब्द है। तो कल्याण मतलब होता है विवाह, जो साउथ में मतलब होता नहीं, हम लोग क्या जो कहते हैं भाई शादी करनी है, तो वहां क्या है कि कल्याण करना है, मतलब विवाह करना है। तो वही चीजें हैं। तो दो संस्कृत की रचनाएं इन्होंने की थी। वह अपने ग्रंथ अमुक्त माल्यद में राजस्व के विनियोजन एवं अर्थव्यवस्था के विकास पर विशेष बल देते हुए लिखा है कि राजा को तालाबों एवं सिंचाई के अन्य साधनों एवं अन्य कल्याणकारी कार्यों के द्वारा प्रजा को संतुष्ट रखना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। और एक चीज जान लीजिए कि हर बार परीक्षा में हिस्ट्री वाले पोर्शन से एक दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते ही होते हैं। और अब आयोग क्या कर रहा है ना कि थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण, जैसे गांधी के स्टेटमेंट हुए आधुनिक भारत में, टैगोर के हुए, सुभाष चंद्र बोस के हुए, जवाहरलाल नेहरू के हुए, या एंशियंट में क्या है ना कि समुद्रगुप्त के हुए, अशोक के हुए, तो अब वहां से कई बार पूछा जा चुका, तो अब नहीं पूछता है। तो अब वो ऐसे सेक्टर को खोज रहा है कि जहां से बच्चे जो है अभी उस लेवल पे उस पर काम न किए हो। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये कृष्णदेवराय का स्टेटमेंट है। और उसके प्रमुख ग्रंथ जो अमुक्त माल्यद है, जो तेलुगु भाषा में लिखा गया है, तो उसमें क्या कहता है कि राजा को तालाबों एवं सिंचाई के अन्य साधनों एवं अन्य कल्याणकारी कार्यों के द्वारा प्रजा को जो है वो संतुष्ट रखना चाहिए। अब यही दे दे और कह दे कि स्टेटमेंट किसका है, अशोक का, समुद्रगुप्त का, फिर आगे चल करके कह दे कि विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय का, और उसके बाद फिर एक शासक अकबर का दे दे, तो आप जो कंफ्यूज होना आपकी लाजमी है। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण एक दो स्टेटमेंट है इनको तो जरूर देख लीजिए। वैसे सही बात बताएं तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो पीवाईक्यू होते हैं वही बनते हैं, नहीं तो पकड़ नहीं मिलता है कौन किसके द्वारा कहा गया है। लेकिन चूंकि कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं तो उनको देख लीजिए, अगर कहीं वो आ गए तो आपके लिए वो जो है वो बोनस की तरह होंगे, क्योंकि जनरली वो बच्चे बना नहीं पाएंगे। यदि आप बनाएंगे तो आप जो है परीक्षा में मतलब बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे। एक महान प्रशासक होने के साथ साथ वह एक महान विद्वान, विद्या प्रेमी और विद्वानों का उदार संरक्षक भी था, जिसके कारण वह अभिनव भोज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो कृष्णदेवराय का एक महत्वपूर्ण जो उपाधि थी अभिनव भोज की भी थी। और अभिनव भोज से क्यों कहा जाता है, अभिनव भोज माने नया भोज। तो एक भोज तो मैंने बताया है परमार वंशीय शासक रहता है, तो उसी का ये आगे चलकर दूसरा संस्करण आता है। क्यों आता है, अपनी विद्वता के कारण और विद्वानों के आश्रयदाता के रूप में होने के कारण। इसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। और इसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। अतः उसे आंध्र भोज एवं तेलुगु भोज भी कहा गया। तो आंध्र भोज, तेलुगु भोज, और किसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, या तेलुगु भाषा का क्लासिक युग किसके समय में था। तो ये सब चीजें, सारी उपलब्धियां किसकी थी, कृष्णदेवराय की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना जो है वो सर्वप्रथम थे। तो पेड्डाना का जो है, जो 8 दिग्गज तेलुगु कवि थे, तो उसमें पेड्डाना का जो नाम है सर्वोत्कृष्ट है, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। और इनकी प्रमुख रचना क्या है, तो स्वारोचित संभव और मनुचरित। तो ये दोनों इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो देखिए यहां से प्रश्न तो पूछा गया है कि अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में
पेडना जो है उनकी महती भूमिका थी, लेकिन अभी तक इनकी रचनाओं पे प्रश्न नहीं आया है। तो बहुत संभावना है कि भाई यहाँ से इनकी रचनाओं पे प्रश्न पूछ ले, स्वारोचित संभव और मनुचरित से। कृष्णदेवराय ने अनेक मंदिरों, मंडपों, तालाबों आदि का निर्माण करवाया और अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलापुर नामक नगर की स्थापना कराई थी। तो हालांकि ये जो नागलापुर नगर की स्थापना इन्होंने किसकी स्मृति में कराया था, तो अपनी माता की स्मृति में कराया था, इसको भी आप जानते रहिएगा। और उसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो पुर्तगाली यात्री होते हैं डोमिंगो पायस, वो किसके दरबार में आते हैं, तो कृष्णदेव राय के दरबार में आते हैं। डोमिंगो पायस ने विजयनगर राजधानी की अतिशय प्रशंसा की है और लिखा है कि इसके बाजारों में संपूर्ण विश्व की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो बिकती ना हो। तो ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट डोमिंगो पायस का है। कहाँ के निवासी हैं, पुर्तगाली हैं। किसके दरबार में आए थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक अन्य पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा भी आया था। तो डोमिंगो पायस और बारबोसा ये दोनों पुर्तगाली यात्री थे और दोनों जो है वो आए थे कृष्णदेव राय के समय में, जिसने समकालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का बहुत सुंदर वर्णन किया है और उसने सती प्रथा का उल्लेख किया है। तो कृष्णदेव राय के समय में जो सती प्रथा की जानकारी मिलती है वो स्टुअर्ट बारबोसा के संस्करण से मिलती है, मतलब उसने जो रचना की है उसमें वो लिखता है कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का मतलब प्रचलन था। और कृष्णदेव राय ने बंजर एवं जंगली भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए काफी प्रयास किया। उसने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त करके अपनी प्रजा को जो है वो करों के भार से मुक्त किया था। तो मतलब पहली बात तो इसने जो है अर्थव्यवस्था में, चूंकि राजस्व बहुत महत्वपूर्ण होता है राज्य के लिए और राजस्व बढ़ाने का जो महत्वपूर्ण साधन जो होते थे वो एग्रीकल्चर होते थे, तो ऐसे में जो बंजर भूमि थी उसे उपजाऊ बनाने के प्रयास किए गए। जैसे एमबीटी के समय में दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना करके एग्रीकल्चर में विस्तार करने का प्रयास किया गया था। हालांकि उसकी वो योजना असफल रही, मैंने पीछे बताया ही है। तो इसी तरीके से ये भी प्रयास करते हैं, इनको भी उस तरीके की सफलता नहीं मिलती, लेकिन एमबीटी से काफी बेहतर स्थिति में फिर भी रहते हैं, क्योंकि ये जिस क्षेत्र पे शासन कर रहे थे वहां जो पहाड़ी पथरीली रपटीली जो जमीन है, तो वहां तो आप चाह करके भी कुछ भी कर लीजिए तो उस तरीके का तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते जैसा कि उत्तर भारत या वहीं जो रायचूर दोआब का जो क्षेत्र है वहां से जैसा हो सकता है। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि बाबर ने भी इनकी महानता का वर्णन किया और अपनी आत्मकथा जो तुझ के बाबरी तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा है उसमें कहता है कि भाई जो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय रहते थे वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर तथा विठल स्वामी के मंदिर का निर्माण कराया और इसके अतिरिक्त उसने चिदम्बरम मंदिर का भी जो है वो निर्माण कराया था। तो हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर और चिदम्बरम मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इसी ने, कृष्णदेव राय ने। और बारबोसा ने उसकी धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा की है। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। तो अब चूंकि 1529 ईस्वी में इनकी डेथ होती है तो एक नए शासक आते हैं। कौन आते हैं, अच्युत देव राय। और अच्युत देव राय का समय क्या है, तो 1529 से लेकर के 1542 ईस्वी तक के शासन करते हैं। कृष्णदेव राय ने 1529 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पूर्व ही जो है अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो आप देखेंगे कि इस राजवंश में भी जो है चोलों की भांति अपने समय में ही जो है वो राजवंश नियुक्त कर दिया जाता था, ताकि इनकी मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होते थे जिसमें जो है राज्य को बहुत हानि उठानी पड़ती थी, तो उससे बचने का प्रयास किया गया है। और इसने कृष्णदेव राय के जमाता राम राय को शासन में सहभागी बनाया। तो जो अच्युत देव राय थे तो कृष्णदेव राय के बाद ये शासक बनते हैं। और एक पर्सनालिटी राम राय रहते हैं, इनको याद रखिएगा, आगे भी आएंगे। तो ये राम राय कौन रहते हैं, तो ये कृष्णदेव राय के जमाता मतलब दामाद रहते हैं। तो अच्युत देव राय ने इन्हें भी शासन में सहभागी बनाया था और इनके मतलब इनका अच्युत देव राय के ऊपर काफी प्रभाव भी था और शासन में ये महत्वपूर्ण डिसीजन भी यही लेते थे, अच्युत देव राय ही लेते थे, राम राय ही लेते थे। इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर
साम्राज्य की यात्रा की। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि एक पुर्तगाली यात्री नूनीज आता है, वो किसके समय में आता है, तो वो अच्युत देव राय के समय में आता है विजयनगर। और अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो अच्युत देव राय के साथ एक उपलब्धि और जुड़ती है कि इन्होंने महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। और अब इसके बाद एक शासक होते हैं सदाशिव राय। तो सदाशिव जो शासक होते हैं वो 1542 से 1570 तक शासन करते हैं, मतलब अच्छा खासा टाइम पीरियड इनके पास भी रहता है। और सदाशिव राय जो है विजयनगर साम्राज्य का नाम मात्र का शासक था। शासन की वास्तविक शक्ति किसके पास थी, तो विडुवंशीय जो मंत्री थे राम राय के पास थी, वही जो कृष्ण देव राय के दामाद थे और जो अच्युत राय के समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थे। तो अच्युत देव राय के बाद जब सदाशिव बनते तो सदाशिव एक मात्र नाम मात्र के शासक रहते हैं। और वास्तविक शक्ति किसके पास रहती है, तो राम राय के हाथों में रहती है। राम राय की नीति का महत्वपूर्ण लक्षण यह था कि दक्कन की सल्तनतों के झगड़ों में उसका सक्रिय हस्तक्षेप, मतलब जो दक्कन की सल्तनत थी जिसमें जैसे बहमनी था, तो बहमनी में भी छोटी छोटी कई रियासतें थी, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, तो ये सब आपस में ही जो ही लड़ते रहते थे, सत्ता संघर्ष इनके ही बीच था। तो चूंकि बहमनी की जो केंद्रीय सत्ता थी वो कमजोर हो चुकी थी, तो ऐसे में राम राय का जो उद्देश्य था कि इनमें जो आपसी फूट है इसका लाभ उठा करके धीरे धीरे जो है विजयनगर साम्राज्य को जो है बहमनी के ऊपर प्रतिष्ठा दिलाना था। और इससे पूर्व इस नीति का पालन किसी विजयनगर शासक ने नहीं किया था। मतलब जो बहमनियों में जो फूट की स्थिति थी, तो उस फूट का लाभ उठाने का प्रयास जो है विजयनगर के किसी शासक ने इसके पूर्व नहीं किया था। मतलब ये प्रयास किया ही जाता है राम राय के द्वारा। मतलब ये राम राय के महत्वाकांक्षा को दिखाता है। राम राय ने विजयनगर की सेना में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों की भर्ती की थी। और क्यों भर्ती की थी, ताकि जो है विजयनगर की जो सैन्य शक्ति उसे ताकतवर बनाया जाए, ताकि बहमनी से जो है कड़ा मुकाबला हो सके। तालीकोटा, जिसे राक्षस तांगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है, समय क्या है 23 जनवरी 1565। विजयनगर की बढ़ती हुई शक्ति से दक्षिणी सल्तनतें इतनी आशंकित हुई कि इन्होंने पुराने मतभेद को भुलाकर आपस में एक होने का निश्चय किया। तो हुआ क्या कि जो दक्षिण की जो सल्तनतें थी, जैसे उसमें बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, ये सब जो थे, तो इन लोगों को लग गया कि यदि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारे नाक के नीचे जो है विजयनगर बहुत ज्यादा राम राय के द्वारा शक्तिशाली होता जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम लोग सम्मिलित रूप से इसका प्रतिरोध नहीं करेंगे तो एक के बाद एक हम सभी जो है निपटा दिए जाएंगे। तो ऐसे में विजयनगर के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनता है बहमनी का, और उसमें जो है ये सारे लोग रहते हैं। और ये जो युद्ध होता है वो तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन रहता है, सदाशिव राय रहते हैं। और दक्षिणी सल्तनतें अपने शत्रु को पराजित करने के लिए एक सैनिक महासंघ का गठन किया, वही जो भी मैं चर्चा कर रहा था। विजयनगर साम्राज्य विरोधी इस महासंघ में कौन शामिल था, तो देखिए अहमदनगर शामिल था, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल था। तो ये जो 4 रियासतें थी ये एक तरफ थी, और इसके अपोजिट कौन था दूसरा, तो विजयनगर था। तो विजयनगर वर्सेस अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, इसकी सम्मिलित सेना थी। गोलकुंडा और बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार इसमें शामिल नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था तो बरार भी प्रभावित, लेकिन इसमें क्या था कि गोलकुंडा और बरार में ही खूब दुश्मनी थी, तो ऐसे में बरार जो है इस संघ में शामिल नहीं था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो विजयनगर के खिलाफ जो एक संघ बना था, तो उसमें उस समय की कौन सी महत्वपूर्ण शक्ति जो है वो उस संघ का हिस्सा नहीं थी, तो उसमें बरार नहीं शामिल था। क्यों नहीं बरार शामिल था, क्योंकि गोलकुंडा शामिल था और गोलकुंडा से बरार की पटती नहीं थी। 13 जनवरी 1565 ईस्वी में संयुक्त सेनाओं ने तालीकोटा या राक्षस तागड़ी या बन्नी हट्टी, ये सारे नाम एक ही हैं, के युद्ध में विजयनगर की सेना को बुरी तरह पराजित किया। और 70 वर्षीय राम राय वीरता पूर्वक लड़ा, किंतु उसे घेर कर मार डाला गया। तो मतलब अगर देखा जाए तो शासक भले सदाशिव राय रहते हैं इस समय विजयनगर के, लेकिन मेन जो भूमिका या लीड रोल में कौन रहते हैं, राम राय रहते हैं।
और इनकी आयु 70 वर्ष से 70 वर्ष की अवस्था में भी ये बहुत अदम्य साहस वीरता का परिचय देते हैं। लेकिन चूंकि अब 4 सेनाएं सम्मिलित रूप से आपके ऊपर अटैक कर दी, तो ऐसे में जो है ये हारते हैं और इनकी जो है वहीं डेथ कर मतलब इनकी हत्या कर दी जाती है युद्ध स्थल पे ही। और बन्नीहट्टी या तालीकोटा के युद्ध को सामान्य रूप से विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है। तो ये जो तालीकोटा का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 में, तो इसके बाद जो है विजयनगर का जो एक शानदार युग था, मतलब एक संगम से जो चला आ रहा था, उसका अंत होता है। हालांकि इसके बाद एक नया शासन तंत्र निकल के आता है, अराविडु वंश, तो उसका भी कुछ समय तक शासन रहता है, लेकिन ये इतने प्रभावी नहीं रहते हैं। मतलब जो स्थिति संगम सालुक तुलु वंश तक विजयनगर की थी, वो अराविडु वंश तक नहीं रहती है। तालीकोटा के युद्ध परांत विदेशी यात्री सीजर फ्रेडरिक ने विजयनगर की यात्रा की एवं स्थिति का जो है वर्णन किया था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सीजर फ्रेडरिक जो है थे ये, और ये जब तालीकोटा का युद्ध हो गया था 23 जनवरी 1565 के, तो जस्ट बाद इन्होंने जो है विजयनगर की यात्रा की थी और उसके जो परिणाम को यथास्थिति और यथार्थपूर्ण ढंग से जो है इन्होंने उसका वर्णन किया है सीजर फ्रेडरिक ने। और अब आते हैं अराविडु वंश, तो 1570 से जो है 1652 ईस्वी तक, मतलब करीब करीब ये देखा जाए तो 82 वर्ष तक शासन करते हैं अराविडु वंश के शासक। तालीकोटा के युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमल ने पेड़ू गोंडा को विजयनगर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। तो चूंकि राम राय के बारे में पीछे आपने पढ़ा ही है कि भाई उनकी जब डेथ होती थी, इनके भाई तिरुमल होते हैं, इन्होंने जो है विजयनगर के स्थान पर जो है वो पेड़ू गोंडा को अपनी राजधानी बनाता है। और 1570 ईस्वी में उसने तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव को अपदस्थ करके अराविडु वंश की स्थापना करता है। तो मतलब जो राक्षस तांगड़ी या बन्नीहट्टी या जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में राम राय मारे गए थे, शासक नहीं मारा गया था, क्योंकि शासक ने जो है पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो ऐसे में जो राम राय के भाई तिरुमल होते हैं, तो ये करते क्या है कि सदाशिव राय को जो है शासन तंत्र से हटाते हैं 1570 में, और स्वयं को जो है वो शासक घोषित करते हैं और एक नए राजवंश जो है अराविडु वंश की स्थापना करते हैं। और इसके बाद एक नए शासक होते हैं इसमें वेंकट द्वितीय। तो 1586 ईस्वी में वेंकट द्वितीय गद्दी पर बैठा, उसे चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाए। तो वेंकट द्वितीय के समय जो है विजयनगर का मुख्यालय क्या था, तो चंद्रगिरी था। और वेंकट द्वितीय का स्पेन के फिलिप तृतीय के साथ सीधा जो है वो पत्र व्यवहार था। 1598 ईस्वी में वेंकट ने ईसाई पादरियों को अपने दरबार में स्वागत किया तथा उन्हें अपने संपूर्ण साम्राज्य में धर्म प्रचार और गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। तो ये वेंकट द्वितीय के साथ ये उपलब्धि थी कि मतलब इनका स्पेन के जो सम्राट थे फिलिप तृतीय के साथ बहुत शानदार संपर्क थे, और इस समय इनके दरबार में जो है ईसाई मिशनरियों का आवागमन शुरू हो गया था। 1610 ईस्वी में वेंकट द्वितीय ने डचों को पुलिकट में कारखाना खोलने की अनुमति के साथ ही व्यापार करने की भी अनुमति दे दी थी। तो अब आप देख रहे होंगे धीरे धीरे पुर्तगाली, डच, डेनिश और फिर ब्रिटिश किस तरीके से भारत में आगमन शुरू हो जाता है, और एक समय के बाद तो आप देखेंगे वही जो है सत्तासीन हो जाते हैं। अराविडु वंश यद्यपि 17वीं शताब्दी के मध्य तक जीवित रहा, लेकिन विजयनगर के अधिकतर नायकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। और श्रीरंग तृतीय जो है वो विजयनगर का अंतिम शासक रहता है। कब से कब तक, तो 642 से 652 तक। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली चीज, तो विजयनगर का जो अंतिम राजवंश कौन होता है, अराविडु वंश। और विजयनगर का अंतिम शासक कौन होता है, तो श्रीरंग तृतीय। एकदम याद कर दीजिए, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए विजयनगर की जो है प्रशासन राजनैतिक व्यवस्था को हमने देखा है। अब एक स्लाइड में थोड़ा सा हम इसके जो है इसकी प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति को देखते हुए फिर नेक्स्ट टॉपिक में चले जाएंगे। तो इस पे एक छोटा सा वीडियो और आएगा एक दिन का, उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम जो कराएंगे फिर वो सूफी को कराएंगे, जो धार्मिक मूवमेंट चला है मध्यकाल में। तो उसमें हम देखेंगे, सूफियों की चर्चा कर लेंगे, और जब ये सब चीजों को खत्म कर लेंगे तब हम जो है फिर मुगल पे आएंगे। तो आप लोग जो है निरंतर बने रहिए। इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है, तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। साथ ही साथ ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, एक हमारा टेलीग्राम है तो समृद्धि IAS का, तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें।
दो हमारे YouTube के चैनल है, एक तो हमारा समृद्धि IAS का YouTube जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपके हैं और इन्हें आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। और सबसे अंतिम में हमारा नंबर है 7303307507। तो इस पे आप जो है अगर किसी हमारे बैच की जानकारी चाहते हो तो आप फोन या मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।